कुर्स्क में तेजी से आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने घात लगा करके हमला किया है। रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। तो कुर्स्क में यूक्रेन का भीषण हमला और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। बाल बाल बची रिपोर्टर की जान। रूसी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ और इसी दौरान ये तस्वीरें कैद हुई हैं। कुर्स्क में यूक्रेन का यह अटैक हुआ और इस दौरान रिपोर्टर वहां मौजूद। रिपोर्टिंग के दौरान ही यह ड्रोन अटैक हुआ। रिपोर्टर की जान बाल बाल बची। और वही यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है रूस के सुत्जा पर यूक्रेन का कब्जा। कुर्स्क से 12 किलोमीटर दूर है सुत्जा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है सुत्जा पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। रूस का ये इलाका बताया जाता है जिसके बारे में अब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं। कुर्स्क से 12 किलोमीटर दूर बताया जाता है सुत्जा। तो यूक्रेन के इस बड़े हमले के बाद रूसी धरती का कुर्स्क का मानचित्र तेजी से बदल रहा है। यूक्रेनी सेना लगातार कुर्स्क में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेनी सेना सुत्जा कस्बे के अंदर घुस गई है। तो कुर्स्क में रूस पर भारी यूक्रेन नजर आ रहा है। कैसे ये मानचित्र बदल रहा है, कैसे स्थितियां बदल रही, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने रूस का Su-34 फाइटर जेट गिराया और कुर्स्क के खालिनो एयर बेस पर ड्रोन से हमला किया। रूसी वायुसेना के अहम उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासनिक इमारतों से रूस के झंडे उतारे जा रहे हैं। हर रोज 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना और फिर 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों ने सरेंडर भी किया है। 6 अगस्त से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। तो यह पहली बार हो रहा है कि रूस की सीमा के अंदर लोगों को अपनी जगह, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। और वहीं रूस यूक्रेन जंग में 7 अगस्त से पहले रूस का पलड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के अंदर घुसकर उसके इलाके पर कब्जा किया है, अब गेम पलटा हुआ दिख रहा है। रूस कमजोर दिखने लगा है। ऐसे में पुतिन के सामने अब 2 चुनौती है। एक तरफ जहां अपनी खिसकती जमीन को बचाने की, तो दूसरी ओर यूक्रेन के अंदर लगातार हमले जारी रखने की। पुतिन का भी पूरा ध्यान कुर्स्क में लगा हुआ है। कुर्स्क को बचाना पुतिन के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है। और एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का कहर। रूसी टैंक ब्रिगेड पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी T-90M टैंक पर कब्जा किया और यूक्रेनी सेना कुर्स्क के साथ साथ बेल्गोरोड में भी अंदर घुस गई है। यूक्रेनी सेना एक साथ रूस के कई इलाकों पर धावा बोलने की तैयारी कर रही है। जी हां, यूक्रेन ने कई फ्रंट खोल दिए हैं। कुर्स्क के साथ बेल्गोरोड में यूक्रेनी सैनिकों का हमला और वेरोनिश, ब्रियांस्क और ओरियोल पर भी हमले की तैयारी है। रूस ने कुर्स्क के साथ बेल्गोरोड में भी तैनाती शुरू कर दी है। बेल्गोरोड में रूस ने भारी बख्तरबंद वाहनों को भेजा है। टैंक, आर्टिलरी के साथ कई घातक हथियारों की तैनाती की गई है। बेल्गोरोड के गवर्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो यूक्रेन ने कई फ्रंट पर अब मोर्चा खोल दिया है रूस को घेरने के लिए। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित, अभी हमने देखा कि ज़ेलेंस्की कैसे सुत्जा पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, वहीं अब कई फ्रंट भी यूक्रेन की ओर से खोल दिए गए हैं ताकि रूस को घेरा जा सके। चौतरफा हमलों के बीच क्या यूक्रेन का पलड़ा वाकई में भारी दिखता है रूस के मुकाबले? देखिए, ये बात तो तय है कि यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा सरप्राइज के साथ साथ अपने इस पूरी जंग में एक बड़ी बढ़त तो बना ली है। कुर्स्क के अलावा अगर बात करें बेल्गोरोड की, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बेल्गोरोड के 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर यूक्रेन की सेना ने अपने इलाकों को या रूस के इलाके को होल्ड अप कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब यूक्रेन के लिए भी यह है कि जिन इलाकों में उन्होंने ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाए थे, जिन इलाकों में पिछले कई दिनों से वो घुसकर बैठ गए हैं, क्या उनको पकड़ पाएंगे, क्या उनको होल्ड अप कर पाएंगे? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर आप देखें पिछले 48 घंटे में रूस की सेना ने सबसे ज्यादा, अगर आप देखें,
इन इलाकों में अपने Su-34 की मदद से भयंकर एयर स्ट्राइक्स की, अपनी आर्टिलरी गन्स, अपने दूसरी जो इन्फेंट्री ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिए हैं, बहुत ज्यादा तेज कर दी हैं। और यही यूक्रेन के लिए सरदर्द बन गए, क्योंकि यूक्रेन इन इलाकों को ज्यादा देर तक होल्ड अप नहीं कर पा रहा। और रूस लगातार ये कह रहा है कि ये करना या फिर ये ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाना यूक्रेन की मादा नहीं है, ये यूक्रेन के बस की नहीं है। ये यूक्रेन के पीछे नाटो देश हैं जो सब मिलकर रूस के साथ जंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से आप देखिए कि अब रूस इसको ना सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है कि हमारी जंग अब नाटो के साथ बढ़ती जा रही है, बल्कि ये भी कि अब रूस की पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी इन इलाकों में अपनी बढ़त और अपने होल्ड अप एरियाज को दोबारा से रीगेन कर ले। और यही जंग का इस समय सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं विध्वंसक दौर भी है, क्योंकि अगर रूस ऐसा नहीं कर पाता तो फिर निश्चित तौर पर रूस बड़े कदम भी उठाएगा। और ये भी सुमित महत्वपूर्ण है कि रूस किस तरह से वापसी करता है इस जंग में, यानी कि यूक्रेन ने जो बढ़त बनाई है उसको खत्म कैसे करता है, क्योंकि रूस की तरफ से भी बड़े घातक कदम उठाए जा सकते हैं। शुक्रिया सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब खबर इजराइल, गाजा, लेबनान और ईरान फ्रंट से। जी हां, वेस्ट बैंक के जिक में फिलिस्तीनियों पर बड़ा हमला, हजारों हथियारबंद इजरायलियों ने हमला बोला और मोल्टोव कॉकटेल से फिलिस्तीनियों को बनाया निशाना, सैकड़ों फिलिस्तीनियों के घरों को फूका। और वही दाइफ को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मोहम्मद दाइफ के जिंदा होने का दावा हमास ने किया है। जिंदा होने का दावा, हमास का कमांडर है मोहम्मद दाइफ, कुछ दिन पहले आईडीएफ ने मारने का दावा किया था। खबर ईरान से है। ईरान के हमले को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान के कई एयर जोन में उड़ानें बंद हैं। ईरान की नेवी और आर्मी ने बड़ी तैनाती की है और अहम लोकेशन पर गुप्त तैनातियां की गई हैं। बड़ी जानकारी ईरान से जुड़ी हुई। और हमने अभी आपको 3 ब्रेकिंग न्यूज दी। पहली, इजराइल की सेना के साथ ही इजराइल की जनता भी बौखला गई है। वो अब हमास के हमले का बदला फिलिस्तीनियों के घर फूंक कर ले रही है। दूसरी खबर गाजा से आई, जो इजराइल के लिए एक झटका है। दावा ये किया जा रहा है कि हमास का कमांडर दाइफ जिंदा है। और तीसरी खबर है ईरान की युद्ध की तैयारी को लेकर। तीनों खबर के केंद्र में है इजराइल, जिस पर किसी भी वक्त बारूदी प्रहार हो सकता है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजराइल का कोना कोना थर्रा सकता है। ना ईरान बल्कि उसके प्रॉक्सी भी इजराइल से हिसाब बराबर कर सकते हैं। और इजराइल में ईरान के हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के खात्मे के लिए ईरान, हिजबुल्लाह और हूती एक साथ हमला करने वाले हैं। जिस वक्त ईरान इजराइल में हवाई हमला करेगा, उसी वक्त हिजबुल्लाह और हूती भी बड़ी जंग छेड़ देंगे इजराइल के खिलाफ। इसके लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल से सटे बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान तेल अवीव पर एयर अटैक करेगा और इसी के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर कोहराम मचाना शुरू कर देंगे। रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ने बेरूत से अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया है। और हिजबुल्लाह के ग्राउंड ऑपरेशन पर रिपोर्ट अब आपको दिखाएंगे। हिजबुल्लाह के ओर से बताया जा रहा है कि इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा और ईरानी हमले के वक्त इजराइल में घुसने की तैयारी है। साथ ही हिजबुल्लाह ने हजारों लड़ाकों को सीमा पर भेजा है और हिजबुल्लाह के लड़ाके गहरी खाइयों में छिपे बैठे हैं। गोलन हाइट से बड़ी घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। वहीं रदवान सेना की अगुवाई में ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा। हिजबुल्लाह के ग्राउंड ऑपरेशन पर यह है ताजा रिपोर्ट। साथ ही अब आगे बढ़ेंगे, खबर कोलकाता की आपको दिखाएंगे, जिससे पूरा देश सन्न है और अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। कई परतों के नीचे इस मामले का सच दबा हुआ है, जिससे अब सीबीआई को बाहर निकालना है। लेकिन इस बीच इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, वो आपको बता दें। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ। सुरेता पॉल से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के बाद सीबीआई ने छोड़ा है। कुछ दिन पहले ही बनी है प्रिंसिपल। प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल का घेराव किया। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी भी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान सामने आया है। 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। बुधवार देर रात की घटना से नाराजगी।
और बुधवार देर रात की घटना से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी नाराज है। अब आईएमए ने इस घटना के विरोध में देश भर में हड़ताल की घोषणा की और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार अभी भी नहीं जागी और इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला तो मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों को सड़कों पर आना होगा। हड़ताल के दौरान ओपीडी में डॉक्टर काम नहीं करेंगे। सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। जो कलकत्ता में हमारी एक बहन के साथ, बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ, उसके लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल दिया है कि एक नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन हैज़ टू कम ऑन द स्ट्रीट्स अगर सरकार अब भी ना जागे और इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन ना करे। ये आखिर जनता का ही मुद्दा है। एक बेटी का देश के अंदर ऑन ड्यूटी पब्लिक सेवा में लगे होने पे और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा दुष्कर्म हो जाना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। तो जो हो गया है उसके बाद आगे ना हो और इसमें प्रिवेंटिव करेक्टिव मेजर लिए जाएं, यही हमारी एक डिमांड है। तो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आईएमए की चिंता, और आईएमए ही नहीं पूरा देश आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बुधवार देर रात हुए हमले से सन्न रह गया। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने संदिग्ध उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। 13 तस्वीरों में 50 से ज्यादा उपद्रवियों के चेहरे पर लाल निशान लगाए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें जारी की गई उपद्रवियों के पुलिस के द्वारा ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब बारी बारी से वो 13 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो 13 तस्वीरें जो जारी की गई हैं, ये फोटो पुलिस ने जारी किए हैं और लाल निशान इन पर है। ये देखिए तस्वीर नंबर हम 1 दिखा रहे हैं जिसमें ये उपद्रवी नजर आ रही है। ये देखिए ये शख्स नजर आया जिसको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। इस पहली तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं इसका चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। व्हाइट टी शर्ट पहने नजर आ रहा है इस भीड़ के अंदर। ये पहली तस्वीर जो जारी की गई है, ये जो लाल घेरे हैं उनमें ही इनको आइडेंटिफाई करने की। दूसरा देखिए दूसरा उपद्रवी इस तस्वीर में नजर आ रहा है, तस्वीर नंबर 2 है और इसकी भी तलाश पुलिस को है। पुलिस ने इसकी तस्वीर जारी करते हुए ये जो रेड सर्किल है इसको दिखाया है ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सके, पुलिस के लोग भी आइडेंटिफाई कर सके इनको पकड़ने के लिए। तस्वीर नंबर 3 पे आइए, देखिए तीसरा व्यक्ति नजर आ रहा है। ये 15 अगस्त 2024 रात को जो हुआ, ये तीसरी तस्वीर में ये व्यक्ति नजर आ रहा है जिसकी तलाश है पुलिस को और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारी कवायद इस वक्त की जा रही है। और आधा अगस्त खत्म हो गया है लेकिन देश में बाढ़ बारिश का कहर थम नहीं रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात गंभीर हैं। इस वजह से सड़क पर समंदर जैसा नजारा है, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर। बादलों के इस कहर में आपको कहीं कोई अंतर नहीं दिखेगा, हर तरफ पानी ही पानी मिलेगा। कहा जा रहा है कि इस महीने के खत्म होने तक यही हाल रहने वाला है। और खबर राजस्थान से, जहां तेज बारिश की वजह से सैलाब का कहर जारी है। जी हां, तस्वीरें राजस्थान के बूंदी शहर की हैं। शहर की सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जीप बह गई। ये तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू करती हुई टीम। ये घटना तब हुई जब जीप पुलिया को पार कर रही थी। इसी दौरान पुलिया के बीच में गड्ढा होने से जीप अनियंत्रित हो गई। पुलिस वालों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। फिर लोगों ने पुलिस वालों के रेस्क्यू की ठानी और रस्से के सहारे जीप को रोका और फिर पुलिस वालों को बाहर निकाला। और बताया जा रहा है कि जीप में 4 पुलिस वाले सवार थे जिनकी जान आम लोगों ने बचाई। और अगली तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की दिखाते हैं। बांदीपुरा में बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी के साथ साथ मलबा पहाड़ों से उतरा। कई गांव में बाढ़ आ गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि फुटब्रिज के पास से गुजरता पानी पुल की दीवारों से टकराकर उसे तोड़ने पर आमादा है। बताया जाता है कि आर्यन और दर्दपुरा गांव में बादल फटा। बादल फटने के बाद मलबा सड़कों पर आ गया। और अब सेहत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 116 देशों में फैला एमपॉक्स। जी हां, WHO ने एमपॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है और मरीज को बुखार, गले में खराश और सिर दर्द की शिकायत होती है। ऐसे लक्षण नजर आते हैं इस बीमारी में।
और दुनिया भर में एक बार फिर घातक बीमारी की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि दुनिया के 116 देशों में वायरस फैल गया है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। कांगो में अब तक 14,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। कांगो में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एमपॉक्स क्लेड 1 महामारी की तरह फैल रहा है। 1958 में बंदरों में एमपॉक्स वायरस की खोज हुई थी। भारत में जून 2024 तक 27 मामले सामने आए। और अब खबर भारत के गौरव से जुड़ी हुई। जी हां, इसरो आज करेगा ऐतिहासिक लॉन्चिंग। सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 9:17 पर यह लॉन्चिंग होनी है। देश को मिलेगा नया रॉकेट और सैटेलाइट आपदाओं की सूचना देगा। आज इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग है। इससे देश को नया रॉकेट मिलेगा। साथ ही जो सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है उससे आपदाओं की जानकारी पहले मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ये लॉन्च किस तरह से महत्वपूर्ण है इसरो और देश के लिए। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में सुबह 9:17 पर SSLV D3 रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। इस रॉकेट से देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया जा रहा है। और इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SR0 डेमोसैट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा जा रहा है। ये दोनों ही सैटेलाइट्स धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। EOS-8 सैटेलाइट से आपदाओं को लेकर अलर्ट मिलेगा और इसरो के मुताबिक EOS-8 कम्युनिकेशन और पोजिशनिंग में भी मदद करेगा।